हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं द लास्ट लेसन की चैप्टर का, जो कि क्लास 12 के फ्लेमिंगो की मेन कोर्स बुक है, उसका लिटरेचर पार्ट का यानी कि प्रोज पार्ट का चैप्टर नंबर 1, जो कि है द लास्ट लेसन। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है अल्फोंसो डॉडेट। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई क्वेश्चंस में हमें ऑथर के नेम पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लाइन बाय लाइन जो कुछ भी है मीनिंग भी देखेंगे वर्ड्स की, प्लस जो कुछ भी इसका एक्सप्लेनेशन होगा वो भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर देख लेते हैं, यानी कि किसने लिखी है ये किताब, ये स्टोरी। तो अल्फोंसो डॉडेट वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसो डॉडेट एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले थे। इसके बाद अगर हम सेटिंग की बात कर लें, सेटिंग यानी कि वो सब कुछ कहाँ पे प्लेस हुआ है, कहाँ पे सब कुछ कहाँ की कहानी है, तो वो सेटिंग यहाँ पे आ जाता है। हमें बताया गया कि सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रेशियन वार, जो कब हुआ था, 1870 से 1871, जिसमें फ्रांस जो है, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। तो फ्रांस जो है वो प्रशिया से हार गया था और प्रशिया को लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो प्रशिया क्या क्या कंसिस्ट करता था, यानी प्रशिया में कौन कौन से देश आते थे? वो थे जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद इस स्टोरी में पार्टिकुलरली दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसी के आसपास ये पूरी कहानी रिवॉल्व करती है पूरी स्टोरी में। वो है एल्सेस और लोरेन। इनकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, तो उसको याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। उसके बाद ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है इस कहानी में, ऐसा क्यों इसका इंपॉर्टेंट रोल आया? क्योंकि वॉर हारने के बाद जो कोई भी कंट्री जीतती थी, तो पहले के समय में वो यूजुअली हारी हुई कंट्री अपने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स देना पड़ता था, बहुत सारा कई बार वेल्थ भी देना पड़ता था। तो इस केस में यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट्स जो कि पहले फ्रेंच की हुआ करती थी, अब वो प्रशिया के हाथ में चली गई हैं, वो है अल्सेस और लोरेन। इसके बाद हमें कह रहे हैं कि आगे स्टोरी पढ़िए, और इसका इफेक्ट बहुत जगह हुआ था, लेकिन हमें इस चैप्टर में पर्टिकुलरली उसका स्कूल पे क्या इफेक्ट हुआ वो देखना है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं जो हमसे पूछा जा सकता है। यूजुअली इस हिसाब से पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन कई बार अबाउट द ऑथर से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सेटिंग कहाँ पे हुई थी, तो फ्रैंको प्रेशियन वॉर में हुई थी सेटिंग। और सेटिंग में फ्रैंको प्रेशियन वार इंपॉर्टेंट था। और इसके अलावा आपको ये इंपॉर्टेंट मेंशन करना पड़ेगा कि एल्सेस और लोरेन, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थी जो कि फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थी और प्रशियन हैंड्स में चली गई थी, ये भी सेटिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। दूसरी चीज़, प्रशिया, आपको जनरल ऐसा पता होना चाहिए कि प्रशिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट आता था, तो वो था जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ये तीन आपको हल्का सा नाम। इससे क्या होता है कि अगर आपसे डायरेक्ट भी नहीं पूछेगा तो आप कई बार अपने आंसर्स में इसको इंक्लूड करके अपने आंसर की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रशिया जो है वो को बिस्मार्क लीड कर रहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही सेम पर्पस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बाद हम छोटा सा एक मैप सा हमने बना रखा है, एक्चुअली ये बुक का ही है, पेज नंबर 6 का, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जर्मनी यहाँ पे है, जबकि एल्सेस और लोरेन जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे बहुत क्लोजली यहाँ पे आते हैं। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट थी, ये लगभग ऐसे यहाँ से, मतलब यहाँ से पूरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से जर्मन के हैंड्स में चली गई थी। ये फ्रांस का हिस्सा है और ये जर्मनी का हिस्सा है, तो यहाँ से जर्मनी के हाथ में ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स चली गई थी। तो ये थोड़ा सा मैप पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद आगे चैप्टर में हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये बॉक्स दिया रहेगा जिसमें हमें देखना है कि नोटिस द एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, और उनकी मीनिंग क्या क्या, इन्फर द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो इनकी मीनिंग जैसा हमने टेक्स्ट पढ़ा उस हिसाब से इन्फर करनी है, क्या उसकी मीनिंग हो सकती है, वो हम टेक्स्ट के भी बेसिस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब वो अपने आप आइडिया हमको लग जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं फाइनली अपने मेन पार्ट जो है टेक्स्ट का, उसकी तरफ हम फाइनली आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं सबसे पहले शुरुआत में कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on the participles and I did not know a first word about them. तो ऑथर कह रहे हैं कि मैंने उस दिन स्कूल बहुत देर में, उस सुबह बहुत देर से मैं स्कूल के लिए निकला और बहुत मुझे इस बात का डर था। वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का मतलब है कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए एम हेमल से। एम हेमल कौन है? एम हेमल है उनके टीचर जो उनको फ्रेंच पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑथर कह रहा है कि मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि एम हेमल, उसके जो टीचर थे, उसने कहा था कि वो उस दिन उनसे पार्टिसिपल्स पूछेंगे। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल है, सिंपली आप समझ सकते हैं कि जैसे ग्रामर में चीज़ आती थी पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वो चीज़ पूछने के लिए एम हेमल जो उनके फ्रेंच के टीचर हैं, उन्होंने उनसे कहा था कि वो क्वेश्चन करेंगे उनसे, मतलब कि पूरी क्लास से। लेकिन
उनको क्यों डर लग रहा है, उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत डांट पड़ेगी उस दिन, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा था। वो जानते थे कि वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम का मीनिंग है कि वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, वो ज़रा भी नहीं जानते थे कि पार्टिसिपल्स क्या होता है, उन्होंने उसके लिए पढ़ नहीं रखा था। ठीक है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स। एक समय के लिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भाग चलूँ और पूरा दिन घर के स्कूल ना जा करके बाहर ही बिताऊँ। आउट ऑफ द डोर्स का मतलब कि स्कूल ना जाऊँ बल्कि बाहर रोम कर सकते, जैसे हाँ आप बच्चे बंक मारते होंगे वैसे ही उन्होंने सोचा कि हम बाहर अपना दिन बिताएं स्कूल से बंक मार करके। बाहर की दुनिया उनको बहुत अच्छी लग रही थी, तो उसको डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कहा है कि इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। बाहर बहुत गर्म और बहुत ब्राइट माहौल था। जो द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो बर्ड्स थे वो चहचहा रहे थे वुड्स के एज पर। तो देखिए एज ऑफ द वुड्स का मीनिंग होता है कि वुड्स वुड्स यूजुअली एक इन्फॉर्मल टर्म है जो हम फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए वुड्स बोला जाता है। और एज ऑफ द वुड्स मतलब मार्जिन ऑफ द वुड्स, मतलब कहीं ऐसा एरिया उनके रास्ते में पड़ता होगा जहाँ पे फॉरेस्ट का एंड होता होगा और शहर शुरू होता होगा। शहर कौन सा? अल्सेस और लोरेन, ठीक है, जहाँ पे ये सेटिंग चल रही है, जहाँ ये बच्चा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे एंड हो रहा होगा फॉरेस्ट, या कहीं फॉरेस्ट जैसा एरिया होगा या कहीं इस टाइप का एरिया होगा जहाँ पे पेड़ बहुत होंगे, तो वहाँ पे बर्ड्स जो है वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। जबकि ओपन फील्ड में सॉमिल के पीछे, सॉमिल समझ रहे हैं मतलब कि लकड़ी काटने का जहाँ पे काम होता है, ठीक है, वहाँ पे जो प्रशियन सोल्जर्स होते थे, प्रशियन सोल्जर्स, क्योंकि वो एरिया प्रशिया के हाथ में आ गया था, तो वहाँ पे प्रशियन सोल्जर्स आ गए थे बहुत सारे और वो ड्रिलिंग कर रहे थे। अब ड्रिलिंग का मीनिंग, ड्रिलिंग का एक्चुअल मीनिंग है मार्च कर रहे थे, अपना मार्च की प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे परेड वगैरह होती है स्कूल्स में, तो वो चीज़ वहाँ पे हो रही थी। It was all much more tempting than the rule of participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. ये सभी कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा इसको देख के ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और पार्टिसिपल्स के रूल्स जो कि हमें टीचर ने याद करने के लिए दिए थे, उससे कहीं ज़्यादा मुझे ये बेटर लग रहा था कि यहाँ पे रहें, यहाँ पे अपना दिन बिता लें। लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट थी। स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट मतलब अपने आप को रोक पाने की क्षमता थी, ठीक है, अपने अंदर से कि नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं करना है, ये गलत काम है बंक मार के बाहर जाना या स्कूल ना जाना, ठीक है। और इसलिए वो जल्दी जल्दी हरीड ऑफ, मतलब कि जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए चलने लगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद जैसे जैसे वो जल्दी जाने के लिए हरीड फास्ट होने लगे, जैसे कि देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to school in a plenty of time। तो जैसे जैसे मैं तेज़ी से चलने लगा अपने स्कूल की तरफ, तो वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था, ठीक है। ब्लैक स्मिथ यानी कि मोची, जूतों का काम जो करते हैं, और उसका क्या नाम था? उसका नाम था वॉचर, ठीक है। वो खड़ा था, इसके साथ खड़ा था उसके अप्रेंटिस के साथ। अब अप्रेंटिस क्या होता है? अप्रेंटिस का मीनिंग है वो आदमी या वो इंसान जो किसी प्रोफेशनल इंसान के साथ काम करता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इलेक्ट्रीशियंस वगैरह जो होते हैं अपने साथ एक सहकर्मी रखते हैं। सहकर्मी बहुत अगर उस तरह से, या शिष्य कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? उन्हीं से काम सीखते हैं, ठीक है, वो उसे उन्हें अप्रेंटिस कहते हैं। तो ये वॉचर था, ये खुद ब्लैकस्मिथ का था, जूतों का काम करता था, अपने साथ एक अप्रेंटिस रखा हुआ था। लेकिन उस दिन वो एक बुलेटिन के पास खड़ा था। बुलेटिन, उनके शहर में एक बोर्ड हुआ करता था, क्योंकि पुराने समय में इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ बहुत आसानी से पास नहीं होती थी, तो वो यूजुअली बुलेटिन के थ्रू पास होती थी। बुलेटिन शहर के बीच में एक बोर्ड लगा दिया जाता था, जहाँ पे जो कुछ भी न्यूज़ आया करती थी वो वहाँ पे एज अ पेपर के फॉर्म में वहाँ पे चिपका दी जाती थी, ठीक है। उसे हम बुलेटिन कहते हैं, अगर बुलेटिन का मीनिंग आपको नहीं आइडिया लग रहा है तो। उसके बाद उसने मुझे आवाज़ दिया और कहा कि बहुत जल्दी मत जाओ बच्चे। बब का मीनिंग मैं क्लियर कर दूं। बब का मीनिंग एक्चुअली होता है एक रूड वे है एड्रेसिंग अ बॉय। यूजुअली जो इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है, छोटे लोग होते हैं, या छोटा नहीं कहूँगा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत एजुकेटेड लोग नहीं होते हैं, वो उस थोड़ा सा रूड वे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। उनकी बोलने का तरीका एजुकेटेड लोगों से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो उसने उसको बब कह के बुलाया, ये रूड वे है एड्रेस करने का किसी बच्चे को। तो उसको उसने बुला के कहा, लेकिन बड़े प्यार से कहा कि बहुत जल्दी मत जाओ बच्चे, इतना तेज़ तेज़ मत जाओ, तुम स्कूल बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम में पहुंच जाओगे, बहुत आसानी से पहुंच जाओगे, इतनी जल्दी जल्दी मत करो। तो यही चीज़ सुनकर थोड़ा सा जो उसने रूडनेस आ गई उसके वॉइस में, ये चीज़ सुनकर ऑथर को क्या लगा, जो उसने अगली लाइन में डिस्क्राइब किया है कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो पहले तो ऑथर को लगा कि वो उसका मजाक बना रहा है, लेकिन फिर भी उसने इग्नोर कर दिया। और एम जो थे, उनके जो फ्रेंच के टीचर थे, फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर थे, वो एक उनका गार्डन था, गार्डन के अंदर उनका कमरा हुआ करता था, क्लासरूम हुआ करता था, उसमें वो पढ़ाया करते थे। तो वो जो लिटिल गार्डन है उसके पास वो जल्दी जल्दी
पहुंच गए। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब एकदम हांफते हुए, सांस नहीं आ रही है, ठीक है, इस तरह से वो पहुंच गए। Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street, the opening and closing of the desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ear to understand better, and the teacher, great ruler, rapping on the table. तो यहाँ पे ऑथर जो है वो बता रहे हैं कि स्कूल जब हुआ करता था, जब भी स्कूल उनका चल रहा होता था, जैसे संडेज को स्कूल नहीं चलता है, बाकी दिन स्कूल चलता है, तो उस दिन ऐसा माहौल होता था कि देयर वाज अ ग्रेट बसल, मतलब बाहर बहुत हल्ला वगैरह होता था। बच्चे जब आते हैं स्कूल में यूजुअली हल्ला ही करते हैं, आप लोग भी होते हैं, हल्ला करते हैं। तो जो इतना हल्ला कि वो बाहर की स्ट्रीट्स तक सुनाई देता था। एक स्कूल की बाउंड्रीज के बाहर जो सड़क जा रही होती है उसमें बहुत हल्ला सुनाई देता था। ये हल्ला कहाँ से आ रहा होता था? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के ओपन और क्लोज होने की आवाज़, ढम ढम करके जो आवाज़ आती है, बच्चे तेजी से बंद कर देते हैं, खोल देते हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, ठीक है, लेसन्स एक स्वर में, यूनिसन का मीनिंग होता है एक साथ दोहराना। टीचर के साथ एक साथ दोहरा रहे हैं, छोटे बच्चों को जैसे पढ़ाई जाती है कोई पोयम, तो सभी 40 बच्चे 50 बच्चे एक साथ दोहरा रहे हैं, खूब तेज से आवाज़ कर रहे हैं, तो उसे हम यूनिसन कहते हैं, ठीक है। इसको आप राइट लिख लीजिएगा यहाँ पे, एक साथ दोहराना सब कुछ, ठीक है, सब पूरा क्लास एक साथ दोहरा रहा है, उसे हम यूनिसन कहते हैं, ठीक है। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर द ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, और उस वक्त उनके हाथ उनके कानों के ऊपर हुआ करते थे जिससे वो बेटर तरह से समझ सके चीज़ों को, ठीक है। और एक और जगह से आवाज़ आती थी। अब देखिए आवाज़ आने के कहाँ तरीके थे, अगर तो आपको पूछा जाएगा कि क्यों आवाज़ होती थी बाहर, बाहर जब स्कूल शुरुआत होती थी इतनी आवाज़ें क्यों आती थी? पहला पॉइंट कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, दूसरा लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, तीसरा टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर की बड़ी सी रूलर जो हुआ करती थी उसमें वो फट 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 टेबल पे मारते थे। क्यों मारते थे? बच्चों को ही चुप कराने के लिए मारते थे, लेकिन अल्टीमेटली आप भी देखते होंगे कि जब भी टीचर आता है आपके पास आता है और फट से अपनी रूलर उस पर मार देता है, तो उससे होता क्या है? बच्चे तो शांत होते हैं, लेकिन उस रूलर की भी वॉइस होती है, रूलर भी खूब तेज आवाज़ करती है, तो ये सब आवाज़ जो है नॉइज़ का फॉर्म कर रही है। तीन आवाज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज ये सब कुछ बहुत शांत था। ऐसी किसी तरह की आवाज़ आज जो ऑथर है उनको नहीं सुनाई दे रही थी, ठीक है। इसके बाद अगली लाइन, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। तो जो ऑथर कह रहे हैं अगली लाइन में कि आई हैड काउंटेड, काउंटेड का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए कि डिपेंडेंट, ठीक है, उस चीज़ पे डिपेंड करते थे कि आवाज़ हो रही है खूब, टीचर का ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा, तो पीछे से घुस के जो हमारे ऑथर थे और वो जाके बैठ जाते थे, पता नहीं चलता था किसी को, ठीक है, टीचर को नहीं इतना समझ में आता था, इग्नोर भी कर देते टीचर, हल्ला बहुत हो रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे कमोशन का मीनिंग मतलब शोरगुल, ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैं इस शोरगुल पे डिपेंड करता था, टू गेट टू माई डेस्क, अपनी डेस्क तक जाने के लिए, विदाउट बींग सीन, बिना ज़्यादा देखे हुए, बिना ज़्यादा समझ में आए हुए टीचर को, लेकिन डेफिनेटली उस दिन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जिससे किसी संडे की मॉर्निंग और स्कूल ही ना चल रहा हो, ठीक है। स्कूल नहीं चलता है तो स्कूल की बिल्डिंग एकदम शांत होती है, ना बच्चे होते हैं उसमें, ना टीचर होते हैं, तो एकदम शांति होती है, ठीक है। संडे मॉर्निंग जैसा शांत था। तो उस दिन ऑथर ने कैसा डिस्क्रिप्शन दिया अपने स्कूल का कि उस दिन बहुत शांत था, इतना शांत था कि एज क्वाइट एज, ठीक है, कि वो संडे मॉर्निंग जितना शांत था। Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm, ठीक है, अंडर हिज आर्म। थ्रू द विंडो, मैंने विंडो के थ्रू देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स थे, मेरे जो सहपाठी थे, मेरे जो साथ में बच्चे पढ़ते थे, वो सभी उस दिन अपनी जगह पे बैठे हुए थे आराम से, लेकिन एम हैमल जो है वो क्या हो रहे थे? एम हैमल ऊपर नीचे, वॉकिंग अप एंड डाउन का मीनिंग मतलब कि क्लासरूम के अंदर बाहर आगे पीछे इस तरह से टहल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, ठीक है, टेरिबल मतलब खतरनाक आयरन रूलर, क्योंकि उससे वो मारा करते थे या डेस्क पे बजा करके बच्चों को शांत किया करते थे। अंडर हिज आर्म, उनके आर्म्स में दबी हुई थी, ठीक है, आर्म्स में पकड़ करके, हाथ में नहीं पकड़ा था लेकिन ऐसे एल्बो के थ्रू या इस तरह से दबा करके उसको रखा हुआ था उस वक्त एम ने, ठीक है। तो ये भी आप अपने डिस्क्रिप्शन में रख सकते हैं कि उस दिन स्कूल का क्या एटमॉस्फेयर था। इसके बाद जब ऑथर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने आगे बताया कि आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। उस दिन वैसे नॉर्मली दिन तो वो हल्ले का फ़ायदा लेकर के अंदर चले जाते थे और किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन उस दिन उनको दरवाज़ा खोलना पड़ा सबके सामने से। गो इन बिफोर का मतलब है कि सामने से, सभी लोगों के सामने से अंदर जाना पड़ा, ठीक है, सभी लोग देख रहे थे और उसके सामने से वो गए और तब जाके उनको बैठना पड़ा। नेक्स्ट लाइन,
यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किस दिन लेट हो गए अपने स्कूल के लिए, उस दिन आप बाहर जाते हैं, बोलते हैं मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर, और उस दिन आपको पूरी क्लास बैठ गई होती है, कई बार लेसन्स चल रहे होते हैं, कई बार लेसन्स नहीं भी चल रहे होते हैं, लेकिन उस दिन आप जाते हैं, आपको बड़ी बड़ी शर्म आती है, बड़ी शर्म के साथ आप घुसते हैं। अगर मैम या सर ने एंट्री दे दी, नहीं भी एंट्री दी तो भी आपको और शर्म आती है, बाहर खड़े रहना पड़ता है कई बार। तो अगर एंट्री दे देते हैं या आप चले जाते हैं तो भी आपको बड़ी शर्म सी फीलिंग होती है आपके क्लासमेट्स के सामने कि आप लेट हो गए, आप फिर लेट हो गए, कई बार कुछ लोग बोल भी देते हैं। तो वैसी ऑथर को फीलिंग आ रही है, वो बताने से ज़्यादा कह रहे हैं कि आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ब्लस्ड। अब ब्लस्ड का मीनिंग यहाँ पे है कि शर्म हो गया, शर्मसार हो गया, और फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। ब्लस्ड की आपको बेटर मीनिंग चाहिए तो आप बोल सकते हैं एम्बैरेस्ड, ठीक है, एक बेटर वर्ड हो जाएगा आपके लिए। जैसे सिनोनिम्स है तो सिनोनिम हो जाएगा उसका, ब्लस्ड का थोड़ा सा इस सेंस में एम्बैरेस्ड हो जाएगा, ठीक है। ब्लस्ड मैंने बता दिया, फ्राइटेंड मैंने बता दिया, तो ये लाइन होगी ना कि यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, बट नथिंग हैपेंड। उनको लगा कि बड़ा हो सकता है टीचर भी कुछ बोल दे और भी लोग कुछ बोल दें या ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हेमल जो थे उनके टीचर, उन्होंने मुझे देखा और बड़े प्यार से, वेरी काइंडली, यानी कि बड़े प्यार से उन्होंने बोला कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे क्या बोला कि अपनी सीट पर जाओ प्यारे लिटिल फ्रांस। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आती है, फ्रांस जो है। अब फ्रांस क्या था? फ्रांस उस बच्चे का नाम था, ठीक है, ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फ्रांस अभी तक उन्होंने, मतलब अभी तक पूरी कहानी यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपना नाम ऐसा बताया नहीं है, तो वो आप यूज़ कर अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका नाम फ्रांस था, FRANZ। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला एम हेमल ने कि अपने प्लेस पे बैठ जाओ जाके लिटिल प्यारे से फ्रांस मेरे, ठीक है। और वी वर बिगनिंग विदाउट यू, नेक्स्ट लाइन जो उन्होंने कही कि तुम जाके आराम से सीट पे बैठ जाओ और हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर चुके थे, अच्छा हुआ तुम आ गए, हम लगभग स्टार्ट ही करने वाले थे, बस तुम्हारी ही राह देख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पेज, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं जल्दी से बेंच के ऊपर से कूद कर अपने सीट पर जाके बैठ गया, ठीक है। जम्प्ड ओवर का मतलब सही में नहीं जंप कर गए थे, ठीक है, मतलब एक तरह है, किस तरह से कहने का तरीका है कि जल्दी से जाकर, कि उनको वैसे भी डर लग रहा था कि कहीं कोई कुछ बोल ना दे, लेकिन फिर भी वो जल्दी से भाग के गए अपनी सीट पर जाके, जल्दी से चुपचाप बैठ गए। Not till then when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तो तब तक मैं अपने डर, इतना ज़्यादा डरा हुआ था, तो तब जब टीचर ने मुझे कह दिया कि जाके आराम से बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब मुझे थोड़ा सा अपना डर पे काबू आया। गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट मतलब डर पे थोड़ा सा काबू पा पाया, ठीक है। तब जाके मैंने एक बहुत अनयूजुअल सी चीज़ नोटिस की, ठीक है, कि टीचर जो थे, हमारे टीचर जो कि एम हेमल, वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में को पहने हुए थे, और हिज फ्रिल्ड, ठीक है। फ्रिल्ड का मीनिंग होता है, मीनिंग अभी समझ लीजिए, आगे का पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। हिज फ्रिल्ड मतलब डेकोरेटेड, ठीक है, फ्रिल्ड का मीनिंग होता है डेकोरेटेड। शर्ट, वो शर्ट जो थी उनकी डेकोरेटेड थी, ठीक है। क्या क्या पहने हुए थे? ग्रीन कलर का एक कोट, ठीक है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। अब देखिए ये बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से कि मतलब आपको क्या ऑथर ने उसमें उस दिन चेंजेस देखे। सेकंड हो सकता है गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस्टर हेमल, एम हेमल दैट डे, सॉरी मिस्टर नहीं है, एम हेमल ही है उनका नाम, ठीक है। तो एम हेमल का उस दिन का डिस्क्रिप्शन दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी नहीं, मतलब बाद में जब रिवाइज करेंगे उस तरह से, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। अब देखो उनको क्या चीज़ अनयूजुअल लगी यहाँ पे तो अब तक वो डर रहे थे, इस पॉइंट तक तो वो थोड़ा थोड़ा अपनी इमोशंस पे थे, थोड़ा सा डर रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जब उनको पता चला कि हमारे टीचर बड़े अच्छे मूड में हैं और बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, मतलब वो बहुत डरे, कोई उन पर डर नहीं रहा है, कोई उनको डरा नहीं रहा है, सॉरी, ठीक है। तब उन्होंने जाके ये चीज़ नोटिस की, बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ नोटिस की कि उन्होंने आज पहना क्या हुआ है, एक बहुत सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट, फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, सभी चीज़ एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडर्ड का मीनिंग कढ़ाई की हुई, कढ़ाईदार, ठीक है। ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और जितनी बार मैं रिपीट करूँगा उतनी बार आप उसको सुनेंगे, और जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपके दिमाग में जाएगा, और जितनी बार आपके दिमाग में जाएगा उतनी बार आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। जितनी बार कोई चीज़ एंटर होगी उतनी बार वो बाहर आना चाहेगी, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और
वो इसको कभी नहीं पहना करते थे, और दिन बहुत सिंपल से क्लोथ में वो हुआ करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने ये पहना हुआ था। लेकिन वो ये पहनते कब थे, यूजुअली वो कब पहनते थे, वो यूजुअली इंस्पेक्शन के दिन या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन होते हैं बहुत से दिन ना, जिस दिन अच्छे कपड़े पहनने होते हैं। टीचर्स भी यूजुअली अच्छे कपड़े पहनते होते हैं, स्टूडेंट्स भी ज़्यादातर इनको प्राइज़ मिल रहे होते हैं, या नहीं भी, और भी बच्चे बहुत अच्छे वेल नीट एंड क्लीन ड्रेस में आते हैं, तो उस दिन पहना करते थे। लेकिन आज कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, आज कोई इंस्पेक्शन का दिन नहीं था, तो आज क्यों पहना हुआ है उन्होंने। और इसके अलावा ये तो उनका जो गेटअप था वो तो अनयूजुअल था ही, इसके अलावा पूरा स्कूल बड़ा स्ट्रेंज और सोलम दिख रहा था। ठीक है, स्ट्रेंज तो आपको समझ में आ रहा है, बहुत डिफरेंट या बहुत अलग सा। ठीक है, स्ट्रेंज हम कहते हैं स्ट्रेंज क्रिएचर, अजीब सा क्रिएचर, अजीब बहुत अच्छा सही वर्ड होगा इसके लिए। और सेकंड चीज़ सोलम, सोलम का मीनिंग होता है सैड, सैड, ग्लूमी, दुख से भरा हुआ, इस टाइप का मीनिंग इसका आता है सोलम का। ठीक है, तो एक तो चीज़ इसको अनयूजुअल लगी कि उनका गेटअप थोड़ा सा उस टाइप का था जो अच्छे दिन में पहना जाता है। दूसरी चीज़, स्कूल जो था बड़ा अजीब और दुख भरा सा उनको प्रतीत हो रहा था, तो बड़ा कंट्रास्टिंग सी फीलिंग आ रही थी कि अच्छा दिन है कि खराब दिन है कि पता नहीं क्या है। ठीक है, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. इतना सब देखने के बाद उन्होंने आखिरकार एक चीज़ नोटिस की कि ये सब तो स्ट्रेंज था ही उनके लिए, इसके अलावा एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ कि बैक बेंचेस पे, जो लास्ट की बेंचेस होती हैं वो यूजुअली खाली हुआ करती थी, उस पर कोई नहीं बैठता था, बच्चे उतने नहीं थे जितनी इनकी सीटें लगी थी। लेकिन आज जो था वहाँ पे विलेज के लोग बैठे हुए थे। ठीक है, गांव के ही लोग बैठे हुए थे, और बड़ी शांति से वो लोग बैठे हुए थे, और हम ही लोग की तरह बैठे हुए थे। ठीक है, सिटिंग क्वाइटली, कैसे बैठे थे, सिटिंग क्वाइटली हम लोगों की तरह, जैसे हम लोग आके क्लास में बैठते हैं। अच्छा, अब कौन कौन बैठा था सबसे पहले ओल्ड हॉसर। ओल्ड हॉसर के गेटअप में क्या था, वो एक थ्री कॉर्नर्ड हैट पहने हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी ऐसे पूछ ले कि क्या उनको अनयूजुअल लगा, तो आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन अगर ऐड कर देंगे कि वहाँ पे एक तो गेटअप डिफरेंट था, दूसरी चीज़ स्कूल बहुत स्ट्रेंज और दुख भरा लग रहा था, तीसरी चीज़ वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लोग बैठे थे, हम लोग के अलावा कुछ विलेज के लोग बैठे हुए थे, जैसे ओल्ड हॉसर जिन्होंने थ्री कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ था, फॉर्मर मेयर। ठीक है, मेयर जो पुराने हुआ करते थे वो थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर। ठीक है, पोस्ट मास्टर जो होता है जो पोस्ट ऑफिस में बैठ के चिट्ठियों का छाटना कि कौन से कहाँ जाएगा, किसका है, ये सब चीज़ करने के लिए पोस्ट मास्टर होता है। ठीक है, ये सब लोग बैठे थे, और इतना ही नहीं, इनके अलावा भी कुछ लोग और वहाँ पे बैठे हुए थे, और एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी लोग बहुत दुख में लग रहे थे। इसके अलावा हॉजर के पास एक ओल्ड प्राइमर था। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, एवरीबडी लुक सैड एंड हॉजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. इसके अलावा जो हॉजर थे, ओल्ड हॉजर जिन्होंने थ्री कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ था, इसके साथ साथ वो एक पुराना प्राइमर लाए थे। प्राइमर का मीनिंग आप लोग यहाँ पे नोट करिए कि प्राइमर बच्चों की पढ़ने की किताब होती है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल जो नर्सरी वाले बच्चे होते हैं या फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ना सिखाने के लिए जो प्राथमिक पुस्तक यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा हिंदी यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, जो प्राथमिक पुस्तक यूज़ की जाती है, इसका एक और नाम हिंदी में हम कहते हैं प्रवेशिका। ठीक है, वो होती है हमारी प्राइमर। ठीक है, और एक पुरानी प्राइमर थी जो कि थम्ड थी एजेस पे। थम्ड का मीनिंग समझिए, थम्ड होती है मुड़ी हुई। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, कोई किताब बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर लेते हैं साइड से, वो एजेस जो नई होने के टाइम बहुत शार्प हुआ करती थी एजेस, वो उतनी नहीं रहती हैं और मुड़ जाती हैं एजेस। ठीक है, किताब मुड़ जाती है यूज़ कर करके, तो ऐसी एक प्राइमर लाए थे जो एजेस पर मुड़ी हुई थी। ठीक है, और उन्होंने हॉजर ने उसको अपने नीज पर, अपने घुटनों पर ओपन करके रखा हुआ था, और उनके बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स उस पन्नों को देख रहे थे, उस पन्नों के अक्रॉस रखे हुए थे। ठीक है, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उस किताब के ऊपर ही उनकी बड़ी बड़ी स्पेक्टिकल्स रखे हुए। ठीक है, ये ऑथर ने देखा। इसके बाद अब ऑथर ने कहा कि अब ऑथर के मन में क्या विचार आ रहे हैं। ठीक है, ऑथर क्या सोच रहा है, वो कह रहा है कि जब मैं इन सब बारों में सोच रहा था, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी said, my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson and I want you to be very attentive. तो ये सब के बारे में जब ऑथर सोच रहे थे, बड़ा उनको अनयूजुअल सी फीलिंग आ रही है। तीन इंपॉर्टेंट जो ऑथर ने बताया कि पहला उनको लगा कि बड़ा शांत था पूरा माहौल, तो और एमएमएल भी उन पर गुस्सा नहीं किए उस दिन। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई एमएमएल का गेटअप बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा।
तीसरी चीज़ उन्होंने बताई कि विलेज के लोग भी बैठे हुए थे वहीं पे, ठीक है। तो ये सब के बाद जब वो इन सब बारे में सोच रहे थे कि क्या हो गया, मतलब क्यों ऐसा है, सब लोग क्यों बैठे हुए हैं, ये तो बच्चों की क्लास है, दूसरी चीज़ इतना शांत ग्लूमी ग्लूमी सा माहौल क्यों है, तब एम हेमल ने माउंटेड हिज चेयर, मतलब कि अपनी चेयर को एक जगह पे टिका के रखा, ठीक है। जैसे किसी वस्तु को ढंग से रखना, जमा के रखना, इस तरह से मीनिंग आती है माउंटेड की, ठीक है। ढंग से उसको रखा और उसी सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन में, ठीक है। ग्रेव मतलब समझ रहे होंगे आप, कब्र को बोलते हैं, तो ग्रेव का यहाँ पे मीनिंग आता है कि बड़ी शांत और उस टाइप की टोन में, डरी डरी सी टोन में, ठीक है, जेंटल टोन में, शांत टोन में, जो उसने मेरे लिए यूज़ की थी। जब ऑथर आए थे तो उनको भी इसने कहा था कि आप बच्चे जाओ, छोटे फ्रांस जाके बैठो अपनी सीट पे, ठीक है। ये बात जो उन्होंने ऑथर के लिए यूज़ की थी, उसी टोन में उन्होंने बोला कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये वो आखिरी लेसन होगा जो मैं आपको दूंगा। बर्लिन क्या है, बर्लिन समझिए, बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। और अब क्योंकि अल्सेस और लोरेन प्रुशिया का वो हो गए थे, और प्रुशिया का मोस्टली हिस्सा जर्मनी है, सबसे क्लोजेस्ट जर्मनी आता है। मैंने आपको दिखाया था अभी मैप में कि फ्रांस और इसका जो वो है वो फ्रांस का और जर्मनी का जो वो है वो एकदम क्लोजली मैच करता है। तो बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि ऑर्डर आया है मेरे सभी बच्चों, बर्लिन से ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर आया है कि अब सभी स्कूलों में, अल्सेस और लोरेन के सभी स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो लैंग्वेज के तौर पे फ्रेंच नहीं पढ़ा के जर्मन पढ़ाई जाएगी। और आपका जो नया मास्टर है, न्यू मास्टर कम्स टुमारो, वो कल आ रहा होगा, और यही कारण है कि आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अटेंटिव रहें। और ये सुन के ऑथर को बहुत ही ज़्यादा अचंभा लगा, बहुत ज़्यादा वो सदमे में चले गए, मतलब सदमा इस टाइप का कि बहुत ज़्यादा उनको लगा कि अरे बाप रे, ऐसा कैसे, ठीक है। तो उसके बाद उनके मन में आया कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कितना ज़्यादा इफेक्ट डालने वाली शब्द थे मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा, थंडर क्लैप का ये मीनिंग है कि बहुत सदने वाले शब्द थे ये, बहुत अंदर से ख़राब लगाने वाले शब्द थे, ठीक है। ओह द रिचेस मतलब कि ये एक्चुअली एक ओल्ड फैशन वर्ड है, जिसका मतलब है कि हिंदी में अगर बात करें तो, इंग्लिश में से बात करें तो अनफॉर्चुनेट पर्सन, और इंग्लिश में जैसे अभागा इंसान या, ठीक है, भागहीन व्यक्ति। तो और ये किसके लिए यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट ये कि किसके लिए यहाँ पे यूज़ किया रिचेस, वो अपने ही सर के लिए यूज़ किया कि क्या कितना ख़राब हुआ उनके साथ, उस चीज़ को बताने के लिए। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो उन्होंने कहा, उनके मन में अब समझ में आया उनको कि देखो टाउन हॉल में कितनी ज़्यादा भीड़ हुई थी। टाउन हॉल के सामने जो बुलेटिन बोर्ड था, वहाँ पे जो वो खड़े थे, ब्लैक स्मिथ खड़े थे जिसका नाम था वॉचर, उनको अपने अप्रेंटिस के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा था कि बच्चे धीरे धीरे जाओ, वो सब वहाँ पे भीड़ लगा के खड़े थे उस बुलेटिन बोर्ड के सामने। तो अब उसको समझ में आया, अच्छा इस चीज़ के लिए हो सकता है बुलेटिन के सामने इतनी भीड़ लगी हो कि अच्छा अब क्लासेस में ये पढ़ाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा उनको सदमे वाली फीलिंग आई, ठीक है, अंदर से बहुत ख़राब लगा, सर के लिए भी बहुत ख़राब लगा कि अरे ये क्या हुआ, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मन में सोचा उसके बाद उन्होंने मन में सोचा कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई I hardly knew how to write, and how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. ठीक है, तो ये सब सुनने के बाद ऑथर के मन में बड़ी निराशाजनक ख़राब से ख्याल आ रहे हैं। क्या क्या ख्याल आ रहे हैं कि अरे बाप रे, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, क्यों, मैंने तो अभी तक ये भी नहीं जाना है कि फ्रेंच लिखते कैसे हैं। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट एंड आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं इसको कभी सीख भी नहीं पाऊंगा आगे, मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, यहाँ पे अब रुकना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। मैं कितना दुखी था अंदर से, मैं कितना परेशान था ये बात सोच के कि मैं आज तक अपने लेसन, अपनी पढ़ाई ढंग से कर ही नहीं रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़िया लोगों के अंडे ढूंढने में बिजी था। यह सार यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नदी का नाम है, ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो स्लाइडिंग ऑन द सार मतलब नदी पे स्लाइडिंग और खेल कूद के लिए वहाँ पे जाया करता था मैं। माई बुक्स दैट हैड सीन सच अ न्यूसेंस ए व्हाइल अगो, सो हेवी टू कैरी।
मेरी बुक जो मुझे बहुत न्यूसेंस लगती थी, मतलब बेकार लगती थी, फालतू लगती थी, वो कुछ ही समय पहले, और कितनी भारी लगती थी उनको उठाना, मेरी ग्रामर की किताब एंड हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स। हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स का ऐसा तो कोई मतलब मीनिंग नहीं, मतलब कि इसका कहने का ये मतलब है कि जो हिस्ट्री जो पढ़ाया करते थे उसमें जो सेंट्स के बारे में, उनके साधुओं के बारे में, वो सब जो मेंशन होता था, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स को बता रहे हैं। तो माय ग्रामर एंड माय हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। मेरी ग्रामर की किताब, मेरी हिस्ट्री की किताब, वो सभी मेरे पुराने दोस्त हो चुके थे और मैं उनको छोड़ ही नहीं पा रहा था। And M. Hamel too, the idea that he was going away and I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was। ठीक है, तो ये सब तो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हो गए थे। और एम हेमल टू, ये आइडिया कि वो अब जा रहे हैं और मैं उनको कभी भी नहीं देख पाऊंगा अब ज़िंदगी के बाद, ये मुझे सब कुछ भुला दिया अबाउट हिज रूलर, कि वो मुझे किस तरह से मारते थे या किस तरह से डराते थे या किस तरह से डेस्क पे मार मार के हम लोग को शांत किया करते थे, या हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी का मीनिंग होता है कि कितने रूड थे वो, ठीक है, बिहेवियर वाइज। तो वो बात सुन के, इतना ग्लूमी सा नोटिस सुन के, इतना ग्लूमी सी बात सुन के कि अब हमें आज के बाद कोई फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मन में थॉट आने लगे। और ये सब भूल गया कि मेरे बुक्स कितने भारी थे या मेरे टीचर कितने ख़राब थे, ये सभी चीज़ भूल करके वो सोचने लगा कि कितना ख़राब हुआ मेरे साथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है कि ये बात सुनने के बाद कि जब भी अब उनको कभी भी फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगा या उनके टीचर जा रहे हैं, तो किस तरह के विचार आए या उन्होंने किस तरह से अपना रिग्रेट को एक्सप्रेस किया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। तो यहाँ नीचे है पुअर मैन, पुअर मैन इस सेंस में कि बेचारे हमारे सर, ये इस लास्ट लेसन के ऑनर में, इस लास्ट लेसन को ऑनर करने के लिए ही उन्होंने अपने फाइन संडे क्लोथ, संडे यूजुअली हम बाहर जाते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो इसलिए उन्होंने संडे के कपड़े, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room। क्यों जो बूढ़े लोग थे विलेज के, old men of the village, ठीक है, were sitting there, क्यों वहाँ वो बैठे हुए थे बैक ऑफ द रूम में, ऐसा इसलिए, it was because they were sorry too that they had not gone to school more। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी बहुत दुखी थे, वो भी अंदर से बहुत गिल्ट में थे इस चीज़ को लेकर के कि उन्होंने अपने जीवन में आगे और स्कूल में नहीं गए, या स्कूल छोड़ के अपना बिजनेस, जॉब या खेती का काम उस समय जो हुआ करता था उन समय बिजी हो गए, वो और ज़्यादा नहीं पढ़े। ठीक है, इन बच्चों को जैसे आगे फ्रेंच पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आगे उनको एक दूसरी कंट्री की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, जर्मन जो अब उन पर फोर्स की जा रही है वो उनको पढ़ाई जाएगी, वही वो पढ़ पाएंगे। ये चीज़ सोच के उनको बहुत अंदर से ये चीज़ ख़राब लगने लगी कि हम ही जर्मन और पढ़ लिए, सॉरी फ्रेंच और पढ़ लिए होते, ठीक है, और हम फ्रेंच के बारे में नॉलेज हम ही बच्चों को पढ़ा देते अगर हमें फ्रेंच की बहुत अच्छी नॉलेज होती। ठीक है, तो ये सब समझ के उनको भी बहुत रिग्रेट हुआ, ठीक है, कि वो स्कूल और नहीं गए, उन्होंने और पढ़ाई नहीं की। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर ऑफ इट्स 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि क्यों ओल्ड मैन बैठे हुए थे, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन जो हमें ऑथर ने दिया है कि पहली चीज़ इंपॉर्टेंट कि वो बहुत उनको गिल्ट में थे, बहुत परेशान थे कि क्यों हम और स्कूल नहीं गए। और सेकंड चीज़ जो हमें बता रहा है ऑथर कि एक तरह से उनका हमारे मास्टर को थैंक करने का तरीका था। ठीक है, हमारे मास्टर को थैंक यू कहने का तरीका था उनके 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 साल जो उन्हें फेथफुली काम किया है, फेथफुली बच्चों को पढ़ाया है, फ्रेंच पढ़ाई है, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, और सेकंड चीज़ अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो करने के लिए। ठीक है, तो तीन बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के वो लोग क्यों बैठे थे। पहला, उन्होंने, उनके अंदर एक छोटा सा गिल्ट था कि हम और स्कूल जाते, हम और पढ़ते, हम हो सकता है हमें फ्रेंच की ज़्यादा नॉलेज होती है, हम ही अपने बच्चों को और बच्चों को पढ़ा देते जर्मन रूल आने के बाद भी। सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि वो उनका तरीका था हमारे मास्टर को थैंक यू करने का, उनकी 40 years सर्विस था। इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए 40 years है, ये छोटे छोटे सवाल आजकल तो MCQ आने लगे हैं बोर्ड्स में, तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ पूछ सकता है, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है, 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस को शो करने के लिए या उसके प्रति रिस्पेक्ट देने के लिए, अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए वो वहाँ बैठे हुए थे। और तीसरी चीज़ जो उनकी कंट्री थी उनके लिए रिस्पेक्ट शो करने के लिए, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो उनकी अब और नहीं रही थी, अब वो किसी दूसरे देश के हाथ में चली गई थी, उसके लिए रिस्पेक्ट शो करने के लिए उन्होंने यहाँ पे बैठे हुए थे। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। पहली चीज़, वो आगे स्कूल नहीं गए, उनका रिग्रेट था वो, इसलिए वो बैठे हुए थे। दूसरी चीज़, अपने मास्टर को, हमारे मास्टर को सॉरी, थैंक यू करने का उनका तरीका था, जो 40 साल बिना किसी उसके काम करता रहा, बच्चों को फ्रेंच पढ़ाता रहा। तीसरा तरीका, अपने कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो करने के लिए, जो उनकी अब रही भी नहीं थी। ठीक है, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब तक ऑथर ये सब सोच रहा था, अब क्या आगे की बात
ऑथर बता रहे हैं हमें। तो जब तक अब ऑथर अपना ये सब सोच के इतना दुख हो गया, इतना दुख में आ गया वो कि मैं अपने लेसन्स नहीं पढ़ रहा था, मुझे ये सब अच्छा लग रहा था, मुझे चिड़िया के अंडे ढूंढने अच्छा लग रहा था, मुझे सार पे खेलने जाना मज़ा लग रहा था, या मुझे अपनी किताबें जो थी वो बहुत भारी लगती थी, या मुझे अपने टीचर बहुत ख़राब लगते थे। ये सब चीज़ के दुख में खोया हुआ था, ये सोचने में खोया हुआ था कि क्यों वो बूढ़े लोग वहाँ पीछे बैठे हुए थे। तब तक उसको समझ में आया, तब तक उसको सुनाई दिया कि बार बार उसका नाम बुलाया जा रहा है। ठीक है, वाइल आई वॉज थिंकिंग दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। उनका नाम बुलाया गया जब तक वो ये सब अपने दिमाग में सोच रहे थे। तो क्या था, क्योंकि जैसा कि ऑथर ने शुरुआत में बताया कि उनको उस दिन पार्टिसिपल्स रिवाइज करके बोलना था क्लास के सामने। ठीक है, तो अब उनकी टर्न आ चुकी थी रिसाइट करने की। ठीक है, बोलने की उनकी टर्न आ चुकी थी। यहाँ पे इन्होंने बताया कि उनकी बोलने की टर्न आ चुकी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल ऑल थ्रू। मैंने क्या नहीं किया, मैंने क्या नहीं दिया, वॉट वुड आई हैव नॉट गिवन, ये कह लेने के लिए पूरा पार्टिसिपल का रूल। ड्रेडफुल मतलब भयानक, डरावना, जो आप समझ सकें। ठीक है, ठीक है, ये सब टेरिफाइंग। ठीक है, ये रूल को ढंग से एक बार में बोल देने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। पूरा पार्टिसिपल का रूल एक साथ बहुत तेज़ आवाज़ में, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ऑथर, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। मैंने क्या कुछ नहीं किया उस भयानक रूल को बोलने के लिए बिना किसी मिस्टेक के, बहुत तेज़ आवाज़ में और साफ साफ, लेकिन मैं मिक्स हो गया पहली ही शब्द में। ऐसा वो कह रहे हैं, तो हम लाइन पढ़ते हैं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया, मिक्सड अप हो गया पहले ही शब्दों में। ठीक है, और वहाँ पे एकदम स्टैचू बन के खड़ा रहा, कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क को पकड़ा रहा, और मेरा हार्ट खूब तेज तेज बीट कर रहा था डर के मारे। ठीक है, और वो मैं ऊपर भी नहीं देख पा रहा था, नॉट डेयरिंग टू लुक अप। मैं ऊपर क्यों नहीं देख पा रहा था, इस शर्म के मारे कि आज लास्ट लेसन है, मेरे टीचर जा रहे हैं, और मैं इतना भी उनके लिए नहीं कर पाया कि मैं पूरा उनका कम से कम पढ़ाया हुआ जो पार्टिसिपल है वो भी एक साथ लाउड आवाज़ में रिसाइट कर पाऊँ। ठीक है, उसके बाद जब ऐसा नहीं हुआ, मैं शांति से वहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, तब मैंने देखा तब मैंने सुना एम हेमल ने मुझसे बोला, क्या बोला, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड एनफ, सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो एम हेमल ने अब उसको बोला कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं प्यारे से फ्रांस, ठीक है, लेकिन तुम्हें फिर भी बुरा लगना चाहिए, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें फिर भी बहुत बुरा ये चीज़ लगनी चाहिए कि देखो अब क्या हुआ। हर दिन हम अपने आप से कहते हैं कि बाह बहुत टाइम है, बाह मतलब कि अरे छोड़ो बहुत टाइम है, बहुत समय है मेरे पास, हम इसको कल कर लूँगा। हम लोग भी कहते हैं, आप भी कहते होंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि अरे बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, असाइनमेंट बनाना है, टीचर को कॉपी सबमिट करनी है, अरे कल कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ को आज कह रहे हैं। एक जनरल हैबिट होती है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में, और एक जनरल ह्यूमन नेचर होता है, तुरंत काम करने पे बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, मेहनत लगती है जिस चीज़ के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखो अब तुम बार बार टालते गए अपने काम को, तो आज हम कहाँ आ गए हैं कि नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आके रुक गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ टिल टुमारो। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि हमें दो डिस्ट्रिक्ट बताई गई थी शुरुआत में, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, अल्सेस और नोरेन, उसको जो कि मैंने आपको मैप पे भी बहुत ढंग से आपको वो चीज़ बताई है। तो यहाँ पे टीचर ने बहुत कायदे से बता दिया कि एल्सेस, तो ये लोग कहाँ रहते थे, कोई आपसे पूछे ऑथर कहाँ रहते थे, तो आप बोलेंगे एल्सेस। ठीक है, क्योंकि उनके टीचर ने बहुत क्लियरली चीज़ बताई है कि प्रॉब्लम किसके साथ है, एल्सेस, वो उन्होंने लॉरेन की बात नहीं की है। तो चलिए छोटी सी बात है। इसके बाद तो टीचर कह क्या रहा है, देखो हम पहले पिछली लाइन एक बार देख लेते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम अल्टीमेटली कहाँ आकर के खड़े हो गए। कम आउट का मीनिंग कि हम अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, अपना दुख दिखा रहे हैं, अपनी परेशानी दिखा रहे हैं वो, कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एल्सेस के साथ, एल्सेस के सभी लोगों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शी पुट्स इट, शी मतलब पूरे एल्सेस को एड्रेस करने के लिए उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया है। ठीक है, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो हमेशा लर्निंग को कल 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 के लिए टालती रहती है। नाउ दोज फेलोज, अब देखो इन्होंने 40 साल पढ़ाया है, इन्होंने लगभग कई जनरेशन्स पढ़ा चुके हैं, ये तो इनको बहुत अच्छा आइडिया हो गया है शहर के लोगों के बारे में, इसलिए वो जनरल कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा होता है, एलसीएस के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट you pretend to be Frenchmen and yet you can speak neither nor write your own language, but you are not the first, poor little France, we all have a great deal to reproach ourselves with। तो अब उन्होंने क्या कहा है, वो दोस्त फेलोज, अब देखिए दोस्त फेलोज यहाँ पे किसके सेंस में यूज हुआ है, प्रेशियंस के लिए। ठीक है, प्रेशियंस के लिए यूज हुआ है कि देखो अब वो लोग आएंगे और उनके पास ये राइट भी होगा या तुम्हें कहने के लिए, ऐसा नहीं होगा कि वो लोग आपसे गलत कहेंगे, कोई चीज़ अगर कहेंगे उनके पास राइट होगा ये कहने का कि देखो हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन,
तुम फ्रेंचमैन होने का दावा करते हो, जबकि तुम ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो अपनी ही ओन लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच। ना तुम फ्रेंच लिख सकते हो ना तुम फ्रेंच बोल सकते हो। तुम ये दावा करते हो कि तुम फ्रेंच हो, ये कहेंगे कौन? प्रेशियंस। लेकिन मेरे प्यारे फ्रांस, तुम सबसे खराब नहीं हो, ठीक है? तुम नहीं बोल पाए, ये बात ठीक है, इसकी गलती तुम्हें खुद भी महसूस होनी चाहिए, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो। हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है अपने आप को ब्लेम करने के लिए। अब देखो, रिप्रोच का मतलब होता है ब्लेम करना, ठीक है? ब्लेम इसका इंपॉर्टेंट मीनिंग जो आप कह सकते हैं कि रिप्रोच का मतलब मीनिंग ये होता है कि हम अपने आप को गलत ठहराने या अपनी गलतियां समझने, ब्लेम करने के लिए अपने हमारे पास बहुत कुछ होता है। ग्रेट डील यानी कि लार्ज अमाउंट, ठीक है? लार्ज अमाउंट ऑफ चीज़ें होती हैं अपने आप को ब्लेम करने के लिए। इसलिए तुम बहुत खराब नहीं हो मेरे प्यारे फ्रांस। अब देखिए, यहाँ पे ये सब तो बात हो गई, वो उन्होंने बोल नहीं पाए थे, हमारे फ्रांस जो है, हमारे ऑथर जो हैं, ये बोल नहीं पाए थे उनके सामने कुछ, और टीचर भी उनको कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, अपने तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए, हम टालते रहते हैं इतनी चीज़ों को, एलसीएस की जनरल प्रॉब्लम है। और वो लोग आएंगे प्रेशियस तो कहेंगे कि ना तुम्हें अपनी लैंग्वेज पता है, ना तुम्हें लिखना आता है, ना तुम्हें बोलना आता है। लेकिन फिर भी यार, फिर भी मेरे प्यारे फ्रांस, तुम्हें इस सब के लिए बहुत ज़्यादा तुम खराब नहीं हो, ऐसा मत सोचना। तो अब देखो, इंपॉर्टेंट इस पैराग्राफ में आ जाता है कि क्या क्या गलतियां हुई, क्यों ऐसा टीचर उनका कह रहा है कि क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या किन से गलतियां हुई है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। तो क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स इतने एंशियस नहीं थे, इतने ज़्यादा एंशियस का मीनिंग वरीड नहीं थे, ठीक है? वरीड उतना ज़्यादा नहीं थे कि तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजें, बल्कि वो तो चाहते थे कि तुम उनके साथ कहाँ काम करो, फार्म में काम करो या फिर मिल्स में काम करो, ठीक है? क्यों? जिससे तुम थोड़ा और पैसा अर्न कर सको, थोड़ा और मनी घर में ला सको, ठीक है? ये उनकी ये उनकी गलती थी, उनके पेरेंट्स की। और सेकंड, अपने आप को ही गलत ठहरा रहे हैं कि मैं भी गलत हूँ, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू to water my flowers instead of learning your lessons, and when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? अब वो अपने आप को गलत ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी भी काफ़ी गलती है। क्या क्या गलती है? पहला पॉइंट, कि मैंने कई बार तुमको अपने फ्लावर्स को, अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे लेसन्स को पढ़ाने के बजाय। और दूसरी गलती, जब भी मुझे फिशिंग जाने का मन करता था, मछली पकड़ने का मन करता था, तो मैं तुम सभी लोगों को छुट्टी दे देता था, ठीक है? हॉलीडे दे देता था। ये मेरी भी इसमें इतनी ही गलती है, बहुत बराबरी से गलती है, ठीक है? Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. अब यहाँ से एक चीज़ की बात की, फिर दूसरी चीज़ की बात की, और बात करते करते फाइनली फ्रेंच लैंग्वेज पे आ गए। वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि वो पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से जानते थे, तो उसके बारे में अब वो डिस्कस करने के लिए शुरू हो गए। उन्होंने क्या कहा? अब देखिए, यहाँ से फिर क्वेश्चन बनेंगे कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, या आप क्या समझते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, ठीक है? छोटी छोटी चीज़ें बनेंगी, पॉइंट्स वाइज हमको याद रखना पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है? कैसे? देखिए, सबसे पहले उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में कहा, हम पहले रीड कर लेते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमर वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है? ये आपका मैप मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है? पहले भी दिखा दिया था, तो वो मैप पेज नंबर 6 पे मैंने आपको बताया था, बना था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड क्या था? इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लेवरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, that we must guard it among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison, ठीक है? तो उन्होंने क्या क्या कहा? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि उन्होंने कहा कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है? बहुत सुंदर। द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है? लैंग्वेज आप समझ सकते हैं। द क्लेवरेस्ट, बहुत अच्छी, और मतलब बहुत ज़्यादा अपना पैट्रियोटिज्म शो करने के लिए वो बहुत अच्छी लैंग्वेज, बहुत लॉजिकल लैंग्वेज, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली लैंग्वेज, जिसे हम सभी को गार्ड करना चाहिए, अपने अंदर समा के रखना चाहिए, अपने अंदर उसको निकलने नहीं देना चाहिए, हम सभी के अंदर। वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि जब पीपल एंस्लेव्ड होते हैं, एंस्लेव्ड यानी कि जब उनको गुलाम बना लिया जाता है, जैसे अभी इनको लॉरेन और एल्सेस को गुलाम बना लिया गया है, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी नेटिव लैंग्वेज को होल्ड ऑन करके रखते हैं, अपनी लैंग्वेज को पकड़ करके रखते हैं, तो उनके पास अपनी जेल से निकलने की चाबी होती है। अब देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारी आज़ादी की लड़ाई हुआ करती थी, तो मैक्सिमम न्यूज़पेपर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स लिखते थे, बाल गंगाधर तिलक लिखते थे, जैसे और बहुत सारे अच्छे जैसे पंजाब केसरी, और बहुत अच्छे जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग लिखा करते थे, तो वो हमेशा हिंदी में हुआ करते थे। कभी आपने ये नहीं देखा हो कि इंग्लिश में वो लोग लिख रहे थे, क्योंकि हिंदी उनकी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी इंडिया की नेटिव लैंग्वेज है। यहाँ का मैक्सिमम
जो पॉपुलेशन है वो हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करता है। तो वो चीज़ उनमें एक सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म ला रही थी, एक सेंस ऑफ यूनिटी ला रही थी। अरे ये तो अंग्रेज़ है, ये तो अंग्रेज़ी बोलते हैं, हम तो हम तो इंडियंस हैं, इंडिया की भाषा यूज़ करते हैं, हिंदी भाषा यूज़ करते हैं। ये चीज़ उनमें सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप कर रही थी। तो यही चीज़ वहाँ पे यहाँ पे आ रही है कि जब वो कहने कि जब इनसे लोग गुलाम बन जाते हैं तो जो उनकी लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, जैसे इनके केस में यहाँ पे फ्रेंच इनकी मदर टंग है, वो उनको जोड़ करके रखती है और इस तरह से अपने प्रिजन को खोलने में सक्षम हो जाते हैं, अपनी यूनिटी को डेवलप करने में सक्षम हो जाते हैं। इतना उनको बोलना था। तो इंपॉर्टेंट क्या देखिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट उन्होंने अपने पैट्रियोटिज्म को शो किया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट उनकी क्वालिटी अगर हम लिखेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि डिस्क्राइब क्वालिटीज़ ऑफ ये, तो उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बोल पाना, ये बता पाना कि क्या क्या क्वालिटी। तो पैट्रियोटिक, बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक थे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। दूसरी चीज़ उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को बोला कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत क्लेवरेस्ट, थर्ड डिग्री, सबसे ज़्यादा क्लेवर, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सब बात उन्होंने लिखी। तो फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ कर रहे थे इस तरह से वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड read us our lesson, ठीक है। तब उन्होंने ग्रामर की बुक खोली, जो भी उनका था, और हमें वो लेसन आगे का पढ़ाया, ठीक है। उस दिन जब उन्होंने पढ़ाया, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको आ सकता है कि यहाँ पे जो यूज़ किया है ऑथर ने, ठीक है, एक छोटी सी लाइन यूज़ की है, रीड अस आवर लेसन, ठीक है। तो इसको जो है आप ऐसे समझ, तो इसको अभी मैंने दो चीज़ें यूज़ की, रीड और रेड, बल्कि ये रीड ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो रीड यूज़ होता है देखिए दोनों तरह से। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि पहला इसका जो मीनिंग हो सकता है कि किसी चीज़ को पढ़ना, ठीक है, सिंपल मीनिंग जो आप जानते हैं, ही नेवर लर्न टू रीड एंड राइट, सिंपल मीनिंग ठीक है। लेकिन दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है किसी को पढ़ करके सुनाना, टू से रिटर्न वर्ड्स टू समबडी, ऐसा इसका मीनिंग हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, माई फादर यूज टू रीड मी स्टोरीज व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, ठीक है। तो वो मेरे फादर जो है वो मुझे पढ़ करके सुनाते थे। तो इसी सेंस में यहाँ पे यूज़ हुआ है कि उन्होंने उसका लेसन पढ़ करके उनको सुनाया, अपनी ग्रामर की किताब खोली और वो लेसन जो है उनको पढ़ करके सुना दिया, ठीक है। रीड अस आवर लेसन, ठीक है, सिंपल। इसके बाद हम अगली लाइन पे चलते हैं, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं ये देख के हैरान था, आई वॉज अमेज्ड, ठीक है, कि कितना अच्छे से मुझे उस दिन समझ में आया था जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाया, ठीक है। और ऑल ही सेड seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. अब देखो उन्होंने कहा कि सब कुछ उस दिन बहुत ईजी लगा। ऐसा क्यों? दोनों तरह से। एक तो पहले तो ऑथर जो थे उन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ा उसको, ठीक है, इतने केयरफुली, इतने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा। और दूसरी चीज़, कभी मेरे टीचर वैसे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन उस दिन उनके अंदर एक अलग सा पेशेंस, अलग सा वो था, अलग सा मन कर रहा था उनको कि बहुत अच्छे से उनको पढ़ाया जाए। आज आखिरी दिन था, आखिरी बार आप किसी को मिलेंगे तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, ठीक है। आखिरी बार गलत सेंस में मत लीजिएगा, मतलब मान लीजिए आपका फ्रेंड कि बाहर जा रहा है या फॉरेन देश में जा रहा है, तो वहाँ जब आप मिलने जाते हैं बड़े अच्छे से मिलने जाते हैं कि अरे भाई अच्छे से रहना, ये करना वो करना, ठीक है। तो ये चीज़ वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया और ऑथर भी बहुत अच्छे से पढ़े उस दिन, ठीक है। And that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. तो उनको सुन के ऐसा लगा कि जो उनके टीचर थे बेचारे, जो उनके टीचर थे, जो जिनको आज के बाद जाना पड़ रहा था, उनको देश से जाना पड़ रहा था बाहर, उन्होंने कभी भी मतलब उन्होंने जब उस दिन पढ़ाया तो ऐसी फीलिंग आई जैसे वो उनको सब कुछ पढ़ा देना चाहिए। एज इफ पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, वो सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं कहीं भी जाने से पहले, ठीक है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, सब कुछ एक ही बार में उनके बच्चों के सिर के अंदर, यानी उनको सब कुछ एक ही बार में समझा देना चाहते हैं। ये उनकी हर एक बात, हर एक फीलिंग से समझ में आ रहा था, इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा था, ठीक है। एट वन स्ट्रोक, सब कुछ एक ही बार में बता देना चाहते थे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था क्योंकि अब उनके पास एक ही दिन था, लास्ट दिन था, ठीक है। आगे देखते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद उनका लिखने का, राइटिंग का एक लेसन था। आपके पास भी एक राइटिंग का होता है, ग्रामर के, ग्रामर पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तीसरा पार्ट होता है राइटिंग, ठीक है। तो वो उनका था। दैट डे मिस एम हैमल हैज़ हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हैमल जो थे उनके पास नई कॉपियाँ थी हमारे लिए, ठीक है, जिसमें बड़ी ही सुंदर राउंड तरीके से रिटर्न इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग लिखते हैं ना, कर्सिव हैंड राइटिंग, तो उसमें, तो दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस रिटर्न इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सीस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि कॉपियों में क्या लिखा था, छोटी सी बात है, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। इससे भी समझ में आता है कि वो कितने पैट्रियोटिक थे, या वो चीज़ दिखती है कि वो अपने देश से, अपने रीजन से कितना प्यार करते थे। ठीक है, तो उन्होंने इस कॉपी में अपने हाथ से ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कर्व्ड हैंड राइटिंग में, कर्सिव राइटिंग में उन्होंने लिख के रखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rods at the top of our desk. और वो सब बहुत छोटे छोटे फ्लैग्स लग रहे थे, हम सभी को उन्होंने कॉपियाँ दी। ठीक है, और उस कॉपी को क्या कह रहे हैं ऑथर, कि वो बहुत छोटे छोटे फ्लैग्स लग रहे थे जो हर जगह फ्लोट कर रहे थे हमारे स्कूल रूम में। उस स्कूल रूम में हर जगह फ्लोट कर रहे थे। और किसके थ्रू हंग थे, हंग मानिए मतलब कि जब आप फ्लैग टांगते हैं पोल के थ्रू टांगते हैं। ठीक है, फ्लैग ऊपर रहता है, पोल उसको ऊपर लगता है, सीधे पोल होता है। तो फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, एक कोई ऐसे इमेजिनरी रॉड है जो हमारी डेस्क के ऊपर से, जो हमारी डेस्क के ऊपर से लगा हुआ है। और वो फ्लैग्स एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में वो कॉपियाँ हैं जो टीचर ने उनको दे रखी है, उन सभी बच्चों को जो कॉपीज़ दे रखी हैं, वो एक्चुअली फ्लैग्स का काम कर रहे हैं। और उस फ्लैग्स की पोल एक इमेजिनरी पोल है जो कि डेस्क के ऊपर, टॉप ऑफ आवर डेस्क, डेस्क के ऊपर से उनको एज अ पोल ऑफ द फ्लैग थाम करके रखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। और ऑट टू हैव सीन, आपको ये चीज़ देखना चाहिए, देखना चाहिए। ऑट का मतलब ये है कि देखना ही चाहिए वो चीज़, मतलब वो सीन देखने लायक था। ठीक है, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। आपको ये देखना चाहिए, देखिए आप समझिए उस चीज़ को कि किस तरह उस दिन सभी लोग एकदम काम में लग गए और कितनी शांति थी उस दिन, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लूमी, इतना ज़्यादा दुख भरा माहौल हो गया था। तो बहुत शांति से सभी लोग काम कर रहे थे उस दिन। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। जो एक अकेली साउंड आ रही थी पूरी क्लासरूम से, वो थी स्क्रैचिंग ऑफ द पेन। पेन जब चलता है तो कुछ आवाज़ होती है, कुछ 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 की। ठीक है, वो आवाज़ आ रही होती है। ठीक है, कोई पेन से आप लिखते हैं, पेन की निब जो होती है जब भी पेपर से स्ट्राइक करती है, फ्रिक्शन के कारण वो आवाज़ ऐसी प्रोड्यूस होती है। तो बस वही एक साउंड पूरी उसमें सुनाई पड़ रहा था। इतना क्वाइट था वहाँ का माहौल, जो कि पिन ड्रॉप साइलेंस बोल जाता है कि अगर पिन भी गिरे तो वो हर किसी को सुनाई दे जाए, इतना शांत माहौल था। ठीक है, एक बार क्या, उसी दिन उसी समय एक समय पे कुछ बीटल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कई बार उड़ने वाले भी होते हैं, मतलब बीटल्स आप समझ सकते हैं, बीटल कीड़े होते हैं, वो कुछ उड़ करके आए। ठीक है, लेकिन आप देखे होंगे कि जब भी ऐसा कुछ होता है, कुछ चीज़, कोई जानवर इन द सेंस कि कोई कीड़ा, इवन छिपकली वगैरह आपके क्लासरूम में आ जाती है, तो क्लास में ऐसा हुड़दंग मच जाता है कि मानो राक्षस वगैरह आ गया हो। ठीक है, तो उस दिन बीटल आई। बच्चे तो छोटे थे, वो तो हर दिन की तरह कुछ ना कुछ कह सकते थे। कुछ लोग बीटल से खेलने लगते हैं, कुछ लोग उसको भगाने के लिए लगते। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने उस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। और क्यों अटेंशन नहीं दिया, ये आप लोग जानते हैं कि उस दिन बिल्कुल भी इतना ग्लूमी माहौल था कि बच्चे डिस्टर्ब क्या करें, उनको भी अंदर से बहुत दुख हो रहा था इस चीज़ का कि हम आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे। बड़े भी बैठे हुए थे पीछे। ठीक है, ये सब चीज़ का बहुत ख़राब माहौल हो गया था, माहौल था उस दिन का। ठीक है, और नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन। ठीक है, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम। उन बीटल्स पे किसी ने भी कोई अटेंशन नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, छोटे से छोटे भी नहीं, छोटे बच्चे थे वो भी उससे परेशान नहीं हुए। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक। और वो कर क्या रहे थे, वो फिश हुक अपनी कॉपी में ड्रॉ कर रहे थे। तो उसमें भी वो बिल्कुल परेशान नहीं हुए, अपना काम करते रहे, एज इफ दैट वॉज फिनिश टू। अब देखिए, ये ऑथर कह रहा है यहाँ पे कि वो कोई फ्रेंच का टॉपिक नहीं था। अब ड्राइंग कोई फ्रेंच का टॉपिक, ड्राइंग तो कोई सब्जेक्ट, कोई लैंग्वेज की होती नहीं है ना। और बल्कि जा कौन रहे थे, और सब्जेक्ट जैसे ड्राइंग के सब्जेक्ट उनको पढ़ाए ही जाते हैं, लेकिन जा रहे थे केवल फ्रेंच वाले टीचर उनके। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जानी थी, कल से जर्मन पढ़ाई जानी थी। लेकिन वहाँ पे माहौल ऐसा हो रखा था, इतना ज़्यादा दुख वाला माहौल था। एक टीचर उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा था। ठीक है, बाहर देश के जा रहा था, उनको कभी नहीं मिलेंगे। इतना ज़्यादा ग्लूमी और दुख भरा माहौल हो गया था कि वो बच्चे जो ड्राइंग कर रहे थे क्लास में बैठ के, छोटे बच्चे, वो भी मतलब उनको भी ऐसा नहीं लगा कि ये तो चलो ड्राइंग का, ये तो हम आगे भी पढ़ेंगे। वो भी बहुत दुख में थे। इस वजह से जो फिश हुक ट्रेस कर रहे थे, फिश हुक जो बना रहे थे अपनी कॉपी में, फिश हुक, ठीक है, फिश को पकड़ने का कांटा, तो वो भी मानो फ्रेंच का ही टॉपिक हो, वो कल से नहीं पढ़ पाएंगे। इतनी शांति, इतनी सिंसियरिटी से वो लोग बैठ करके उसको पढ़ रहे थे। उसके बाद, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो रूफ पर जो छत थी, उस पर जो थे कुछ पिजन्स जो थे, वो कू 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 कर रहे थे, जो भी पिजन्स की वॉइस होती है, बहुत धीमी आवाज़ में। ठीक है, और मैंने अपने आप से पूछा, क्योंकि ऑथर को बहुत ख़राब लग रहा था अब उनके देश पे प्रशिया का या जर्मनी के देशों का राज था। ठीक है, बिस्मार्क के उसमें,
तो उन्होंने सोचा कि क्या ये जर्मन इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, इतने ढीठ हो जाएंगे कि क्या ये पिजन्स को भी जर्मन में गाना गवाएंगे। ये मतलब कि एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थी ऑथर की, अलग सोच रहे थे, थोड़ा सा इतने अंदर से परेशान थे कि वो इस टाइप के भी विचार आ रहे थे, क्या वो इनको भी फोर्स कर लेंगे कि वो लोग भी जर्मन में गाना गाएं, जर्मन में आवाज़ निकालें। ठीक है। नेक्स्ट लाइन, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। जब भी कभी मुझे राइटिंग से थोड़ी देर के लिए ऊपर दिखता या थोड़ा सा भी मुझे समय मिलता तो मैं एम हेमल को देखता। ठीक है। और वो वहाँ बैठे रहते एकदम मोशनलेस, उनका कोई भी मोशन नहीं दिख रहा था अपनी चेयर में। ठीक है। वेन एवर आई लुकड फ्रॉम माई राइटिंग आई सो एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट अनदर as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। तो जब भी ऑथर दिखता तो एम हेमल बहुत साइलेंटली, बहुत मोशनलेस, बिना किसी मूवमेंट के वो बैठे रहते और एक एक करके, गेजिंग मतलब होता है ध्यान से देखना, बड़ी गेजिंग के निगाह मतलब कि बहुत ध्यान से, बहुत सतर्क होके देखना। इस तरह से एक एक करके, फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अदर, पहले एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को देख रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड एट दैट इट इज कोलम। ऐसा मानो ऐसा कि वो अपने दिमाग में वो सब चीज़ अपने मन में अंदर धारण कर लेना चाहते हो, अपने अंदर बसा लेना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए, कि कैसा मेरा स्कूल रूम दिखता था, वो छोटा सा स्कूल रूम मेरा कैसा दिखाई पड़ता था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कैसा, क्या मूवमेंट कर रहे थे वो पढ़ाते टाइम, उनको जब ऑथर ने देखा तो कैसे थे, एकदम मोशनलेस थे, हर चीज़ को एक एक करके देख रहे थे कि वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी मेमोरी में बच जाए, क्योंकि उनको कल से वो नहीं देखने को मिलेगा। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। और जबकि इतना अचंभे वाली बात थी कि जबकि 40 साल से वो उसी जगह पे थे, और विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। वो जगह जहाँ पे उनका गार्डन उनकी विंडो के ठीक बाहर है। ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस में आ सकता है कि जब भी आपको प्लेस डिस्क्राइब करना हो तो आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि गार्डन जो था उनके विंडो के ठीक बाहर था और क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है। 40 साल से वो इसी पोजीशन में थे, जस्ट लाइक दैट। ठीक है। ठीक उसी क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम और जस्ट लाइक दैट, उसी तरह से उसी पोजीशन में वो 40 साल से थे। ये बात उनको बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से लग रही थी। ये सब चीज़ मतलब ऑथर के कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि इतने ध्यान से वो चीज़ों को देख रहे थे, जबकि इतना वो अचंभे की चीज़ थी, वो 40 साल से वहीं पे थे, वही गार्डन, वही बच्चे। बच्चे तो चेंज होते हैं हर साल, लेकिन फिर भी वही क्लासरूम, वही डेस्क, वही बेंच, बाहर गार्डन, ये सब चीज़ इतनी ज़्यादा नॉर्मल थी उनके लिए। वो तो 40 साल से वही चीज़ देखते आए थे, उसके बावजूद वो आज इतनी ठकठकी भरी निगाहों से एक एक करके चीज़ों को देख रहे थे। ये चीज़ बड़ी अमेज कर रही थी, और ये जायज़ भी थी क्योंकि वो कल से उन चीज़ों को कभी नहीं देख पाएंगे। और इन 40 सालों में अब ऑथर ने बताया कि क्या क्या बदला। बहुत ज़्यादा बदला तो नहीं, लेकिन क्या सिंपल सी चीज़ बदली वो ऑथर ने बताई है। क्या क्या बदला? ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न एंड स्मूथ। क्योंकि बच्चे रोज़ आ रहे थे, पढ़ रहे थे, तो जो डेस्क और बेंचेस थे वो थोड़े से वॉर्न हो गए थे, थोड़े से ख़राब हो गए थे। बच्चे स्क्रैच कर देते हैं, लिखते उठते हैं, तो वो सब चीज़ के कारण थोड़े से ख़राब से हो गए थे और स्मूथ हो गए थे। वॉर्न स्मूथ, सॉरी, ख़राब तो हो ही गई, ख़राब का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन हाँ स्मूथ हो गए थे क्योंकि लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं, बच्चे यूज़ कर रहे हैं, कॉपी किताब रख रहे हैं, तो वो वॉर्न हो के बहुत स्मूथ हो गए थे। अपनी भी अगर आप टेबल देखें, कोई अगर लकड़ी की टेबल हो आपके स्कूल में, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जब उसको बहुत समय तक उसमें बच्चे बैठते जाते हैं तो वो लकड़ी जो होती है स्मूथ हो जाती है, घिस जाती है। ठीक है। तो उस कारण से यही चीज़ वो बता रहे हैं कि डेस्क जो थे बस थोड़े से स्मूथ हो गए थे। क्या क्या चेंजेस आए थे, देखिए ध्यान रखिए क्या ये बताना चाह रहे हैं ऑथर कि क्या क्या चेंजेस आए थे इसमें। ठीक है। पहला चेंज क्या आया था? डेस्क और बेंच जो थे वो वॉर्न होकर स्मूथ हो गए थे। सेकंड चेंज, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। जो वॉलनट ट्रीज, जो अखरोट के पेड़ लगाए हुए थे उन्होंने अपने गार्डन में, वो और थोड़े लंबे हो गए थे। 40 साल बहुत ज़्यादा समय होता है, तो वो पेड़ थोड़े से लंबे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन। ठीक है। हॉप वाइन का क्या मीनिंग है, बस एक सेकंड आप रुक जाइए। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। ठीक है। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। अब देखिए हॉप वाइन जो है उसका अगर आप हिंदी में समझिए तो हिंदी में होता है ये राजक का पौधा। ठीक है। ये हॉप प्लांट से कहते हैं। अब देखिए इसकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी फोटो होती है हॉप प्लांट की। ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे कई बार कुछ छोटे छोटे वो होते हैं, कुछ छोटी छोटी इमेजेस जो होती हैं हमारे दिमाग में आ जाती हैं, तो वो इमेजेस हमारे दिमाग में रिटेन करने में रहती हैं। तो अब जैसे आपसे क्वेश्चन बनेगा अगले बार कि
क्या क्या चेंज आया था। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना कि डेस्क वगैरह स्मूथ हो गए थे, दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना कि वॉलनट के ट्रीज ऊंचे हो गए थे, तीसरी चीज़ हॉपवाइन आप भूल जाएंगे क्यों? क्योंकि आप उसको नॉर्मल नहीं समझ रहे हो, नॉर्मल चीज़ नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सी चीज़ है। आप जब तक उसको समझेंगे नहीं हॉपवाइन है क्या चीज़, तो आप उसको समझेंगे कि क्या है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो हॉपवाइन जो होता है एक तरह का पेड़ होता है, राजा का पौधा कहते हैं इसे, और उसकी वाइन्स होती हैं। अब वाइन जो होती है, वाइन मतलब आप समझते होंगे कि छोटे छोटे पतली पतली, जैसे आप अगर मनी प्लांट अपने घर में देखा होगा, वो क्लाइंब कर जाता है, तो जिससे वो क्लाइंब करता है वो सब कुछ वाइन्स कहलाते हैं उसके, ठीक है। ग्रेप वाइन जैसे कहते हैं, ग्रेप का पौधा जो होता है वो वाइन्स के थ्रू उगता है। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पतली पतली सी जो वो है, ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मे भी आपको दिख रहा हो, तो वो आप अगर देखें तो ये इनकी वाइन्स होती हैं पतली पतली, तो वो कहीं पे भी ग्रो करके, घूम घूम के कहीं भी ट्रैवल ऊपर कर लेती, किसी पोल पर चढ़ जाती हैं कई बार, ठीक है, बिजली वगैरह खंभों पे। तो ये तीसरा पॉइंट था जो हॉप वाइन था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को ट्वाइन किया। ट्वाइन का मीनिंग आप समझिए, वाइंड करना अराउंड, लिख लीजिए। ट्वाइन का मतलब वाइंड करना, वाइंड करके घूम के ऊपर चढ़ जाना अराउंड में, ठीक है, वो चीज़ किया उन्होंने। और चढ़कर विंडोज से, जो तब तक विंडोज तक लगाई गई थी, विंडोज के नीचे खेत में लगाई गई थी, वो विंडोज का सपोर्ट लेकर के रूफ तक पहुंच गई थी। आज वो इतना चेंजेस आया था, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस आया था, ये आपको ध्यान रखना है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब ये सब जो उन्होंने किया था, उन्होंने वॉलनट का पेड़ लगाया था, हॉप प्लांट लगाया था, हॉप वाइन लगाया था, अपने सामने इतने बच्चों को पढ़ाया था, उन डेस्क को वार्न होते हुए देखा था, स्मूथ होते हुए देखा था, ठीक है, ये सब छोड़ करके जाना उनके दिल को कितना तोड़ दिया होगा अंदर से, कितना उनको वो चीज़ कितनी ज़्यादा अंदर से अफेक्ट की होगी, ख़राब लगी होगी। पुअर मैन, ठीक है, बेचारे हमारे सर। जब उन्होंने ये सुना होगा, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अपने टीचर को, क्योंकि उनको पढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी जो सिस्टर थी, उनकी जो बहन थी, वो ऊपर उनका सामान पैक कर रही थी। अब उनका और अपना सामान सबका पैक कर रही थी, जिन्हें हम ट्रंक कह रहे हैं, ठीक है, पैकिंग देयर ट्रंक। ट्रंक होता है पुराने समय में, बड़े बड़े बक्सों को ट्रंक कहा जाता था, ठीक है, उस समय बहुत यूज़ करते थे। पहले इस तरह का कैरी बैग्स जो आजकल आ गए हैं, वो सब चीज़ नहीं हुआ करती थी, उतना एडवांस नहीं था, तो बड़े बड़े बक्सों में रखा जाता था सामान को और ले जाया जाता था। तो जब एक रूम अबव मतलब ऊपर वाले फ्लोर में, हो सकता है दो फ्लोर वाला उनका रूम हो, नीचे वो पढ़ाते हो, और ऊपर उनके सिस्टर जो है वो पैक कर रहे थे सारा सामान। तो ये सुनना कि जैसे जैसे उनकी सिस्टर अंदर बाहर रूम के कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, सामान ले रही है, उठा रही हैं, पैक कर रही हैं, ये सब सुन के उनको कितना ज़्यादा, उनके हार्ट को, उनके दिल को कितना ख़राब लग रहा होगा। और क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको अगले ही दिन कंट्री को छोड़ करके बाहर जाना है, ठीक है। ये चीज़ इनका बहुत ज़्यादा, उनको ये ऑथर इमेजिन कर रहा है कि इतना, पहले तो आपको मैंने बताया कि क्या क्या चेंज आया था, दूसरी बात फिर क्या क्या चीज़ उनको बहुत ख़राब लग रही होगी, ये ऑथर इमेजिन कर रहा है इसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। इन सब के बाद भी जब कुछ पता होता है कि कुछ बुरा हो रहा होता है, तो यूजुअली लोग अपना काम नहीं करते हैं ढंग से, उनका मन नहीं लगता है काम में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने का मन करता है उनका। लेकिन सर के देखिए कैरेक्टरिस्टिक ट्री बहुत अच्छा था कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, ठीक है, और बहुत अफेक्शनेट पर्सन थे, ठीक है। छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपसे पूछ ले तो आप ऐसे ऐसे ढूंढ सकते हैं, आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, आप, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके अंदर इतना करेज था, इतने वो हिम्मत वाले थे, इतने वो रिस्पॉन्सिबल थे, इतने बच्चों के लिए अफेक्शनेट थे, ठीक है, कि उन्होंने सारे लेसन, सभी बच्चों के लेसन क्या, वही पार्टिसिपल, जो ऑथर तो नहीं बता पाए लेकिन और बच्चे बोल रहे थे, जो कुछ बोल रहे थे, उन सभी को सबसे सुना और बिल्कुल एंड तक सुना सभी से। इसके बाद राइटिंग का जो हुआ, आफ्टर द राइटिंग, ठीक है, राइटिंग के बाद क्योंकि आपको बताया था पहले वो सुन रहे थे, साथ साथ उनका राइटिंग की क्लास शुरू हो गई थी, ठीक है, मैंने पीछे आपको भी बताया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की थी उनके सर ने, जिस कॉपी में क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, ठीक है, जिसको उन्होंने ऑथर ने इमेजिन किया था कि एज इफ देवर फ्लैग्स ठीक है, तो एज इफ देवर फ्लैग्स, और जिसमें वो झंडे लगे हुए हैं, उसमें पोल्स लगे हुए, इमेजिनरी पोल्स, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके बाद राइटिंग के बाद इनकी हिस्ट्री का एक क्लास थी, लेसन इन हिस्ट्री, और जो छोटे बच्चे आते थे, देखिए अब गांव में क्या होता था, कि गांव में क्या होता है आज भी, जो बहुत गांव में होता है जहाँ बहुत अच्छे से स्कूल की सुविधा वगैरह नहीं है, तो क्लासेस को क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। तो वही क्लास में आगे छोटे बच्चे बैठा दिए गए, बड़े बच्चे पीछे बैठा दिए गए, जो एक साथ उम्र के बच्चे लग रहे हैं उन सबको बैठा के एक ही चीज़ पढ़ा दी गई, जो थोड़े बड़े लग रहे हैं बच्चे उनको अलग से उसी क्लास में पीछे बैठा दिया गया, उनको अलग से कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ काम दे रहे हैं, तो ऐसे हुआ करता था क्लासेस में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो आगे बैठे हुए हैं, वो चैंट कर रहे हैं। चैंट करने का मतलब गा रहे हैं, गाने के स्वर में बोल रहे हैं, कोई चीज़ याद करने के लिए चैंट किया जाता है। जैसे हम टेम्पल्स वगैरह में या मॉस्क वगैरह में, मॉस्क में तो नहीं, लेकिन जैसे मॉस्क में अजान, टेम्पल्स में हम लोग बहुत सारे होली सॉन्ग्स गाते हैं, ठीक है, और भी जो भी आपका रिलीजन है उस बिहाफ पे। तो
ये सब चैंटिंग की जाती है, साथ में गाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे वहाँ प्रेस करने के लिए भगवान को, ईश्वर को प्रेस करने के लिए गाया जाता है, यहाँ सीखने के लिए, याद करने के लिए सभी बच्चे, छोटे बच्चे जो थे वो एक साथ गा रहे थे। क्या गा रहे थे? बा बे बी बो बू। अब ये क्या है इसको मैं समझा दूँ आपको, ये कोई ज़्यादा चीज़ नहीं, आपने AEIOU पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, आप पढ़ते हैं, तो वही चीज़ है, वही चीज़ को वो याद कराने की कोशिश कर रहा है उसके, उनके लैंग्वेज में, मे बी वो दूसरी तरह से होता होगा, फ्रेंच में वो उस तरह से बा बेबी वो बू होता है, उसको याद कराने का एक तरीका है फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये चीज़ कोई बहुत वो चीज़ नहीं है, तो ये उनको याद कराया जाता है छोटे बच्चों को, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्लास में हम लोग ये सीखते हैं AEIOU, तो वही चीज़ है, बा बे बी बो बू, ये है, ठीक है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर। अब देखिए ये तो बात होगी कि इनका क्लास चल रहा था हिस्ट्री का, बच्चे छोटे छोटे बच्चे को AIOU पढ़ाया जाता है, वो यानी कि वोवेल्स पढ़ाया, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि वोवेल्स पढ़ाया जा रहा था उनको, ठीक है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। जो बूढ़े हॉजर थे उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स जो थे, अपने चश्मे जो थे, वो अभी तक याद कीजिए, लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था स्पेक्टिकल कहाँ थे, उनकी जो ओल्ड प्राइमर थी, जो प्राइमरी बुक की प्रवेशिका जो मैंने आपको बताया, वो जो किताब थी वो कहाँ रखे हुए थे, अपने नीज पे रखे हुए थे, उसके ऊपर चश्मा रखा हुआ था, वेट कर रहे थे सभी का, सभी लोग आए तब उन्होंने देखा कि जो ओल्ड हॉजर थे उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स लगा लिए, पुट ऑन का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, लगाना, ठीक है, लगा लिए हैं, और अपनी प्राइमर को अपनी नीज से उठा करके अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया है, ठीक है। और उन्हीं बच्चों के साथ, क्योंकि वो प्राइमर मैंने बताया था छोटे बच्चों के लिए होता है, प्राइमर होती क्या है, छोटे बच्चों की किताब होती है, ठीक है, उनको पढ़ना सिखाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें वोवेल्स वगैरह सिखाने के लिए, तो उन्हीं के साथ दोहराना शुरू कर दिया, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उन्हीं के साथ जो लेटर्स थे वो पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया, पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। अब यहाँ पे देखिए बहुत इमोशनल चीज़, ये जो हॉजर है हमारे ओल्ड हॉजर, इसके बारे में थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, और इमोशनल होने के कारण आप उनको भी देख सकते हैं, वो रो रहे थे उस वक्त, ठीक है, इस दुख के कारण कि हमारे टीचर जा रहे हैं, इतना उनके लिए इमोशनली वो अटैच थे, और इस दुख के कारण वो रो रहे थे, साथ साथ हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। देखिए उनको भी आप देख सकते हैं रोते हुए, जो ओल्ड हॉजर थे, ठीक है, जो 3 कॉर्नर्ड हैट पहने हुए थे, बहुत ध्यान से चीज़ों को लिंक करेंगे चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, और उनकी जो आवाज़ थी वो ट्रेम्बल कर रही थी इमोशन के साथ, लड़खड़ा रही थी, बार बार बोल नहीं पा रहे थे, और ये देख के ऑथर को इतना फनी लग रहा था, वो ओल्ड हॉजर, बूढ़े लोग, जब आप समझते होंगे बूढ़े लोग बोलते हैं तो बेचारे बोल तो नहीं पाते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं तो कई बार बहुत फनी सा हो जाता है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा फनी टाइप का हो जाता है। ये सुनकर हम सभी को हंसने का मन कर रहा था। इन्होंने कहा वी ऑल वांटेड टू क्राई, लाफ एंड क्राई, लाफ एंड क्राई, दोनों का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बताया है कि हमें हंसने का भी मन कर रहा था, और उनकी ऐसी दशा देख के हमारे टीचर का इतना ज़्यादा उनके साथ बुरा हुआ, ये देख के हमें रोने का भी मन कर रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। मैंने इसको कितने अच्छे से याद रखा, हमारा जो आखिरी लेसन था, ये सब कुछ मतलब इतने अच्छे से उन्होंने रिकॉर्ड किया सभी चीज़, वो सब कुछ, कि कितने ढंग, इतना दुख भी है उनको अपने अंदर इस चीज़ का कि कितना कुछ बुरा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको मैंने बहुत अच्छे से याद रखा, मैं अच्छे से, उन्होंने पढ़ा भी था बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और उन्होंने कहा कि मैंने इसको याद भी बहुत अच्छे से रखा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल एट वंस द चर्च बेल स्ट्रक 12। और तभी अचानक से जो चर्च की क्लॉक होती है, जो चर्च में घड़ियाँ लगी होती हैं, उसमें 12 बजता है, 12 बजता है, तो अक्सर इसमें बहुत सा चाइमिंग वॉइस होती है कहीं कहीं पे, ठीक है, बहुत तरह की वॉइस लगी होती हैं, तो वहाँ पे यूजुअली इनका जो होता है छुट्टी का टाइम होता है, तब ये होता था, तो इनका 12 बजे का छुट्टी का टाइम होता था, तो छुट्टी के टाइम पे जब भी चर्च की बेल बजती थी, जैसे हमारे स्कूलों में बेल बजाई जाती है, छोटे स्कूलों में, गांव के स्कूल में घंटा जैसे लिए लेकर के बजा देता है, पियोन वगैरह सर जो होते हैं बजा देता है कोई, तो यहाँ पे जो होता है चर्च क्लॉक जो है वो उसका जैसे ही 12 बजा तो इनकी हो गई छुट्टी मतलब कि इनका ख़त्म हो गया स्कूल, ठीक है। एंड देन द एंजेलस, ठीक है, एंजेलस क्या है, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ आपको। एंजेलस क्या है? एंजेलस है होली प्रेयर। अब जैसे आप जो है स्कूल एंड होता है तो करते हैं ना कि ओ गॉड थैंक यू फॉर दिस लवली डे, आप लोग सभी एक सुर में शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एंजेलस जो था उनकी होली प्रेयर हुआ करती थी, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चर्च क्लॉक बजती है तो चर्च की बेल्स भी कई बार बज जाती हैं या बजा दी जाती हैं, ठीक है, स्कूल को हेल्प करने के लिए, क्या आपकी छुट्टी हो गई है, तो जब भी होता था तो एंजेलस जो है इनकी होली प्रेयर हुआ करती थी उस समय की, फ्रेंच के उस समय की। ये ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा जैसे हो सके तो ईयर भी याद रखिएगा। जैसे ईयर आपसे कोई डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इंग्लिश का एग्जाम है, हिस्ट्री का एग्जाम नहीं है, लेकिन क्यों ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है? ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आप अगर बोर्ड में आंसर्स लिखेंगे तो ईयर लिखेंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है कि बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज है। अभी हम ईयर देख लेते हैं, ठीक है। ईयर क्या है?
देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ईयर था 1870 टू 1871, ठीक है। ध्यान से इसको, मतलब याद तो मैं नहीं कहूँगा आपको करने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप, क्योंकि फ्रैंको रशियन वॉर के समय की बात है, थोड़ा सा आपको अगर याद रहेगा तो आप अपने आंसर से इम्पैक्ट डाल सकते हैं। चलिए ठीक है। तो उसके बाद एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स एंड देन द एंजलस, तो ये इस समय की बात हुआ करती थी 1870 टू 1871, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ही 12 o'clock हुआ, इनकी घंटी उसकी बची, तो इन्होंने सभी ने अपने होली पे गाया, और सेम उसी मोमेंट पे जो ट्रम्पेट होता है प्रशियन का, ट्रम्पेट क्या है, ट्रम्पेट समझिए, ट्रम्पेट होता है, आप जानते होंगे, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को नहीं भी पता होता है। आप लोग समझते हैं, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, आप लोग हो सकता है आप लोग को, आपने वैसे मैक्सिमम बच्चों को ये बात पता हो, ट्रम्पेट होता है एक मेटल का इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन जैसे आप लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद रहेगा, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। तो क्या है ये, मेटल का इंस्ट्रूमेंट है, और कौन सी मेटल का, ब्रास का। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल मत याद रखिए, लेकिन अगर लिख देंगे तो वो आपका सामने वाले आपका नंबर नहीं काटेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंपैक्ट पड़ेगा, बस आपको एक्स्ट्रा बताने के लिए, बाकी कोई याद करने की जरूरत नहीं है, रटिएगा नहीं बैठ के कि ट्रम्पेट ब्रास, ठीक है। और इसको हवा फूंक करके जैसे शहनाई वगैरह बजता है वैसे बजाया जाता है, सिंपल, ठीक है, ज़्यादा नहीं। ऑफ द प्रशियंस जो थे, उनका मैंने बताया था कि जो उनके सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे होते थे, ठीक है, ड्रिल कर रहे होते थे, उस समय मैंने आपको बताया था मार्च कर रहे होते थे, अपना परेड वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होते थे। तो एट द सेम मोमेंट ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। तो उसी मोमेंट पे जो ट्रम्पेट था उनका बाजा जो था वो बजा, और उसके साथ साथ जो प्रशियंस थे वो अपनी ड्रिल से लौट रहे थे, अपनी मार्चिंग प्रैक्टिस से, मार्चिंग एक्सरसाइज से लौट रहे थे, और उनकी आवाज़ जो थी हमारे विंडोज़ के थ्रू आ रही थी। अंडर आ विंडोज़ का सिंपल सा मतलब है कि विंडोज़ के थ्रू हमारे कानों तक आ रही थी। और ये सुनते ही एम हैमल जो थे, हमारे जो फ्रेंच के टीचर थे, वो तुरंत खड़े हो गए, बहुत वेरी पेल का मतलब कि पीला पड़ जाना, ठीक है, एकदम खून रुक जाना, एकदम डर की वजह से जो होता है पेलनेस आ जाती है। तो एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और आज कई बार होता है डर के मारे आप ज़्यादा स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, आपको जब लगता है आपको सामने अगर आपके फादर आ जाते हैं, प्रिंसिपल आ जाते हैं आपके स्कूल के, आपको डर के मारे एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ कह रहा है कि थोड़ा सा एमएमएल को उस चीज़ का लगा कि आप तो वो उस कंट्री के ही नहीं है, तो उनको थोड़ा सा डर के मारे बहुत एकदम पीले पड़ने लगे और बहुत सीधे खड़े हो गए। इसलिए उन्होंने कहा, क्यों उन्होंने कहा कि आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, क्योंकि एकदम वो सीधे खड़े हो गए और एकदम उनके डर, थोड़ा सा उनको डरा हुआ देखा जा सकता था। और उन्होंने क्या बोला उसके बाद, आगे देखते हैं। माई फ्रेंड्स सेड ही I, but something choked him. He could not go on. तो उन्होंने बोला कि मेरे दोस्तों, और इतना कहने के बाद उन्होंने आई थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पाए। वो चोक मतलब कि अटक गए बीच में ही, डर के मारे ऐसा होता है कि कई बार आप इतने डरे हुए होते हैं कि आप नहीं आगे बोल पाते हैं, तो वो आगे नहीं बोल पाए। ही कुड नॉट गो ऑन एंड देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड। उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ अपना मुंह किया, टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक पीस ऑफ चॉक उठाई, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी सारी माइट, बियरिंग ऑन मतलब सारी ताकत लगा देना, बियर करके सारी ताकत लगा देना। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने वो जितनी ताकत लगा सकते थे, जितनी शक्ति लगा सकते थे, उन्होंने उतनी शक्ति लगा करके एक सेंटेंस लिखा अपने उसमें, वो था विव ला फ्रांस, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं विव ला फ्रांस, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, ऐसा सच इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ये, ज़्यादा इसको मत करिएगा कि ये क्या मीनिंग, उसका क्या मीनिंग, मैं सिंपल आपको नॉच के बता रहा हूँ कि लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। इसका मीनिंग ये, उन्होंने ये चीज़ लिखा, उन्होंने इससे फिर यही चीज़ डिस्प्ले होती है, जैसे आपको मैंने बताया था पैट्रियोटिज्म के बारे में, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति पैट्रियोटिज्म, फ्रांस के प्रति पैट्रियोटिज्म, तो उसमें आप ये चीज़ जोड़ सकते हैं, देशभक्ति, ठीक है, कि उन्होंने विव लव फ्रांस लिखा, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस उन्होंने लिखा अपने जाते जाते पूरी ताकत लगा के बोर्ड पे चौक से, और जितना बड़ा हो सकता था उतना, एज लार्ज एज, ठीक है, जितना बड़ा हो सकता था बड़ा बड़ा उन्होंने उस पर लिखा, अपनी आखिरी बार लिख रहे थे यही चीज़ लिखा। एंड देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद वो रुक गए और आगे की तरफ लीन मतलब झुकना, ठीक है, आगे की तरफ लीन किए, हिड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उनका सिर जो था वो वॉल पर टिका हुआ था, अगेंस्ट मतलब टिका करके खड़े थे, सिर को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इतनी उनके अंदर कम शक्ति हो गई थी, इतना ज़्यादा वो डर भी गए थे, डरे हुए भी थे, इतना उनको दुख भी हो रहा था अंदर से, और कुछ भी बोल नहीं पाए, कुछ कहा नहीं उन्होंने। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और बिना कुछ कहा कहे उन्होंने एक जेस्चर किया अपने हैंड से। क्या कहा, क्या किया जेस्चर, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, ये उन्होंने बोला नहीं, ये जैसे जेस्चर करता है ना टीचर एंड में कि जाओ जाओ जल्दी से जाओ तुम लोग,
तो वो चीज़ उन्होंने जेस्चर किया और यहाँ पे हमारी कहानी जो है फाइनली एंड होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इमोशनल सी स्टोरी थी कि किस तरह से, अगर मैं आपको थोड़ी सी समराइज़ करना चाहूँ तो किस तरह से एक बच्चा स्कूल जा रहा होता है। ठीक है, उसको बहुत नॉर्मल सा दिन लग रहा होता है, लेकिन जब वो स्कूल पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि वो नॉर्मल सा दिन नहीं था। उसको बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं, स्कूल बहुत ग्लूमी सा दिख रहा है, सर ने बहुत अच्छी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, कुछ बूढ़े लोग पीछे बैठे हुए हैं। उसके बाद सर की बात सुनता है कि उनका लास्ट डे है। ये सुन के बहुत सारा दुख में खो जाता है वो खुद भी। ठीक है, और चीज़ें सोचने लगता है, अपने टीचर के बारे में सोचने लगता है। फिर टीचर उसको बुलाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। टीचर उसको बोलता है कि गलत चीज़ है, आपको ये भी खुद भी समझना चाहिए, लेकिन मैं आपको बोलूँगा नहीं इस बारे में ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ बोलता है। फिर जैसे जैसे वो और चीज़ें देखता है कि हौज़र बैठे हुए हैं या बच्चे जैसे जैसे पढ़ रहे हैं और टीचर उनका सब कुछ पेशेंस से सबका सुन रहा है, या टीचर उनका बोलता है कि पैट्रियोटिज्म शो करता है फ्रांस के प्रति, या ये बताता है कि किसकी गलती थी तुम्हें ना पढ़ाई होने के कारण, ये सब चीज़ के बारे में उनका टीचर बताता है। वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एंड में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस उन्होंने 40 साल में देखे, कितना उनको बुरा लग रहा होगा, ये सब चीज़ सोच रहा है। फिर एंड में बच्चे जो थे वो अपना AEIOU वोवेल्स पढ़ रहे थे, हॉजर अपना प्राइमर पढ़ रहे थे, वो भी बहुत दुखी थे, इनफैक्ट वो रो रहे थे। ठीक है, और ऑल एट वंस जब 12 बजा, क्लॉक की घंटी बजी, तो सभी ने प्रेयर गाई। उन्होंने बोला कि कुछ बोलना चाहा लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के उस पर लिखा कि विव लो फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के प्रति पैट्रियोटिज्म शो किया। और उसके बाद एंड में उन्होंने एक जेस्चर किया कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड एंड यू मे गो। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसका टाइटल था द लास्ट लेसन, जिसको लिखा था अल्फोंसो डॉडे ने। और होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और फाइनली अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप सीरीज़ को आगे देखना चाहते हैं, आगे और लेक्चर्स चाहना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और जो हमारी इस सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।